सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि ये एक्सपेंस हम कैश में करेंगे तो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होगा, या कोई लोन या डिपॉजिट हम कैश में लेंगे तो इनकम टैक्स में पेनल्टी लग जाएगी। इन्हीं सारी बातों को आज हम इस वीडियो के थ्रू डिटेल में जानते हैं कि इनकम टैक्स में कौन सा कैश एक्सपेंस अलाउड है और कौन सा नहीं है, या लोन किस अमाउंट तक हमें अलाउड है, उसके बाद पेनल्टी लगेगी। तो इसी में सबसे पहले आता है 269 SS, एक्सेप्टनेस ऑफ लोन, डिपॉजिट और एनी अदर स्पेसिफाइड सम। लोन, डिपॉजिट, स्पेसिफाइड सम 20,000 या 20,000 से ज़्यादा लेंगे तो 269 SS में दिक्कत आ जाएगी। मीन एक पर्सन दूसरे पर्सन से 20,000 से कम तक का लोन एक साल में ले सकता है। अगर उससे ज़्यादा लेगा तो 269 SS में पेनल्टी लग जाएगी। अब रहा इसमें सभी कवर हो गई तो किसी को छूट है? हाँ जी है, छूट है गवर्नमेंट को, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक को, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई फंड एक्ट में डाला हो, या गवर्नमेंट कंपनी हो और या गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड किया हो। अब रहे नीचे 2 पॉइंट और, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं माना जाता। तो पार्टनर कोई भी कैश इंट्रोड्यूस करे और पार्टनरशिप फर्म रिसीव करे तो 269 SS नहीं लगेगा। या रिसीविंग कैश फ्रॉम रिलेटिव ड्यूरिंग इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी के टाइम हमने किसी रिलेटिव से कैश ले लिया तो 269 SS नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है कि उसकी इंटेंशन टैक्स को वेट करने की ना हो, इमरजेंसी है तो एक्चुअल में हो। ऐसा नहीं है कि टैक्स को वेट करने के लिए 269 SS को वॉयलेट करने के लिए उसने कैश रिसीव कर लिया। अब रहा कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 269 SS। तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 269 SS में रहेगा 100%। अगर 269 SS में कोई डिफॉल्ट होता है तो 100% पेनल्टी लगेगी जो अमाउंट हमने रिसीव किए। अब आया सेक्शन 269T, रीपेमेंट ऑफ द लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम। किसकी रीपेमेंट? लोन, डिपॉजिट, स्पेसिफाइड सम। क्या अमाउंट का? 20,000 या 20,000 से ज़्यादा, और इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मान लो हमने किसी से 18,000 रुपये ले लिए, 269 SS वायलेट हुआ नहीं हुआ, और अब उसकी रीपेमेंट करनी है और इंटरेस्ट लगी, वो अमाउंट 21,000 हो गया तो 269T लगेगा। 18,000 कैपिटल था या प्रिंसिपल अमाउंट था, लेकिन अब इंटरेस्ट के साथ 20,000 या 20,000 से ज़्यादा हुआ तो 269T लगेगा। और इसमें छूट किसको है? गवर्नमेंट को, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी और नोटिफाइड ऑफिशियल गैजेट, सेम है। तो अगर हम 269 को कॉन्ट्रावेंशन करें तो 100% पेनल्टी लगेगी। अब बात हम एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। 269 SS में कहता है कि अमाउंट रिसीव किया 20,000 या 20,000 से ज़्यादा तो SS लगा, अगर रीपेमेंट की तो 269T लगा। अब रहा स्पेसिफाइड सम, 3 वर्ड यूज है, लोन, डिपॉजिट, स्पेसिफाइड सम। तो पहले स्पेसिफाइड सम यहाँ नहीं होता था, केवल लोन और डिपॉजिट आता था। इसको लाने का एक बहुत बड़ा रीजन रहा, हम आगे उसी को ही डिस्कस करते हैं। स्पेसिफाइड सम का डेफिनेशन ये है कि स्पेसिफाइड सम मीन एनी सम ऑफ मनी रिसीवेबल वेदर एज एडवांस और अदरवाइज। कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ हमें, एडवांस या अदरवाइज कुछ भी, इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल बेचने के लिए कोई भी अमाउंट हमें मिला, एडवांस या अदरवाइज, वेदर और नॉट द ट्रांसफर टेक प्लेस। हमें कोई अमाउंट मिला, बाद में वो ट्रांसफर ना भी हुआ तो भी वो स्पेसिफाइड सम की कैटेगरी में आएगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। 269 में पहले लोन और डिपॉजिट आता था, तो लोगों ने क्या करा, इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने लग गई कि मिस्टर पर्सन ए को पैसे की जरूरत है और पर्सन बी के पास पैसा है, और लेकिन फॉर्म ऑफ मनी कैश है। तो पर्सन बी ने 1 लाख रुपए ए को दे दिए और ये कहा कि ये एक टोकन मनी है फॉर प्लॉट, या एडवांस, या हमारे लोकल लैंग्वेज में बयाना बोलते हैं उसको। पर्सन ए ने ले लिया और कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि हमारी तो डील कैंसिल हो गई, तो वो 1 लाख रुपए कैश पर्सन बी को दे देता था। तो पहले जब लोन और डिपॉजिट वर्ड यूज होते थे तो ये कैटेगरी कहीं भी ना तो लोन है ना डिपॉजिट है, उसी के लिए, और इस तरह कैश की प्लानिंग होने लगी। तो गवर्नमेंट ने इसी को कर्व करने के लिए स्पेसिफाइड सम वर्ड इसमें इंसर्ट किया। आज के दिन ये ट्रांजैक्शन इसमें कवर हो जाएगी और पर्सन ए को पहले तो लोन लेने के नाम पे 269 SS में पेनल्टी लग जाएगी और फिर रीपेमेंट पे 269T की पेनल्टी लग जाएगी। तो इस चीज़ को अब टोटली कवर कर लिया गया। अब बात आई कि लोन ले लिया, दे लिया, क्या इसकी कोई रिपोर्टिंग भी होती है? तो जिन एसएससी की टैक्स ऑडिट होती है उनके फॉर्म 3CD में क्लॉज 31 में इसकी रिपोर्टिंग होती है कि पेयर का नाम क्या है या रिसीवर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पैन, लोन का कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कितना रीपेमेंट हुआ, या लोन ड्यूरिंग द ईयर कम्प्लीटली ही पे हुआ नहीं हुआ, मैक्सिमम बैलेंस क्या रहा, पेमेंट
मोड ऑफ लोन रिसीव या पेमेंट, लोन को हमने रिसीव किया या पेमेंट की, दोनों का मोड क्या था। यहाँ पे रिपोर्टिंग आ जाती है और यहाँ पे सीए की लाइबिलिटी बन जाती है कि वो करेक्ट रिपोर्टिंग करे। और यहाँ पे अगर सीए कैश लिखे भेज दे तो असेसी को सीधी डिमांड आएगी कि आपने 269 एसएस या टी वॉलेट किए और आप इतना डिमांड का अमाउंट बनता है और आप इसको पे करें। अब बात रही एक्चुअल में क्या रहता है, तो पार्टनरशिप फर्म का हमने पहले देख लिया कि पार्टनर पैसा निकाल भी सकता है और फर्म में डाल भी सकते हैं। सेकेंडली 269 एसएस और टी एग्रीकल्चर इनकम के केस में एक छूट है कि एक पर्सन जिसकी केवल खेती की इनकम है और दूसरे पर्सन से कोई लोन या डिपॉजिट दे रहा है और उसी की भी खेती की इनकम है, मतलब दोनों की खेती की इनकम है और कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो 269 एसएस और 269 टी उस पर नहीं लगेगा। मतलब वो 50 लाख रुपए का लोन भी एक दूसरे को ले रहे हैं या दे रहे हैं तो उसको छूट है, उसमें कहीं भी नहीं लगेगा। अब आया सेक्शन 269 एस टी, नो पर्सन शेल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर। कोई व्यक्ति 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा रुपए रिसीव नहीं कर सकता इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे। एक व्यक्ति से टोटल दिन में 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा के रुपए रिसीव नहीं कर सकता। सेकंड, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजैक्शन, एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा रुपए रिसीव नहीं कर सकता। जैसे आज के दिन में अगर गाड़ी परचेज करनी है और गाड़ी की वैल्यू 10 लाख है तो वो 2 लाख रुपए से ऊपर उसके रिसीव नहीं कर सकता, 2 लाख से कम ही रिसीव करना है एक्चुअली। तो मतलब गाड़ी के लिए हम 199 कैश दे सकते हैं, उसके अलावा हमें बाई चेक ही पेमेंट करनी पड़ेगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम ए पर्सन, मतलब एक इवेंट के लिए भी 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा रुपये कैश रिसीव नहीं कर सकता। ये जनरली वहाँ जाता है कि जैसे मैरिज में टोटल 8 लाख का बिल बना तो 269 एसटी को वॉलिड करने के लिए उन्होंने क्या करा कि कैटरिंग का बिल अलग बना दिया, लेबर का अलग बना दिया, डेकोरेशन का अलग बना दिया और वो सारा अमाउंट 2 लाख से कम कर दिया, तो वो 269 एसटी में फॉल नहीं हो रहा। लेकिन अब इस पॉइंट से वो कवर हो रहा है रिलेटिंग टू वन इवेंट, इवेंट तो एक ही है, मैरिज तो एक ही हो रही है, इसलिए वो 269 एसटी में फॉल कर जाएगा और उसको पेमेंट बाय बैंक ही लेनी पड़ेगी। अगर कैश लेगा तो फिर पेनल्टी आ जाएगी। अब बात इसमें छूट किसको है, गवर्नमेंट को, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, 269 एस में जो ट्रांजेक्शन कवर हो रही है या सच अदर जो मे बी नोटिफाई बाई गवर्नमेंट। बात रही पेनल्टी की, तो यहाँ पे भी 100% ऑफ अमाउंट पेनल्टी है। जितना अमाउंट आपने 2 लाख या 2 लाख से ऊपर रिसीव करा उतनी ही पेनल्टी है, चाहे आपने कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू, चाहे आप एचयूएफ हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, कोई भी हो, सब पे लग रहा है। अब आया सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंस मेड इन कैश। अगर हम कोई एक्सपेंस कैश में करते हैं तो उसकी लिमिट 40A3 में दी गई है और ये लिमिट है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये तक का हम खर्चा है तो एक दिन में कर सकते हैं। अगर 10,000 रुपये तक का कोई भी एक्सपेंस है तो वो हम कैश में कर सकते हैं एक दिन में। अगर 10,000 से ऊपर करेगा तो वो हमें इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होगा और हमारी इनकम का पार्ट बन जाएगा। अब बात रही सेकंड पॉइंट में कि हमने एक्सपेंस तो बुक करा मार्च में, अगला साल आ गया, हमने पेमेंट कर दी उसको 15,000, तो वो चीज़ भी इसमें कवर हो गई कि आपने कोई एक्सपेंस बुक कर लिया, उसकी पेमेंट अगले साल में हो रही है और पेमेंट 10,000 से ऊपर पर डे में आ रही है तो वो भी आपकी इस पॉइंट में कवर हो जाएगा। अब बात रही ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करनी है, फ्रेट की जनरली पेमेंट करनी है तो उसके लिए छूट 35,000 की है। और 40A3 में मेन बात है ये एक्सपेंडिचर पे है, यहाँ पे कैपिटल कहीं भी कवर नहीं है। आप ऊपर भी देखो वर्ड डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेज, यहाँ पे कैपिटल नेचर नहीं है, तो कैपिटल नेचर के लिए अलग सेक्शन है 43। अब बात रही सेक्शन 43 की, ये क्या कहता है कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी कोई खर्चा कर रहा है एक्विजिशन ऑफ एसेट, कोई एसेट परचेज करने के लिए और जिसकी पेमेंट 10,000 से ज़्यादा है और पेमेंट का मोड कैश है, तो इस केस में वो एक्सपेंडिचर इग्नोर हो जाएगा टू डिटरमाइन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट। उस खर्चे को हम मानेंगे ही नहीं, एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगा। इसको एक्सप्लेनेशन में भी दिखाया है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन इफ एन एसएससी मेक ए पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 इन कैश टू एनी पर्सन इन ए सिंगल डे, वर्ड ए सिंगल डे फॉर एनी एक्सपेंडिचर टुवर्ड एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट, then such sum shall be included in the cost of asset and the assessee will not be able to the claim depreciation of such। अगर 10,000 से ऊपर की एसेट है और कैश में पेमेंट हो रही है एक दिन में तो वो एसेट हमारे कॉस्ट ऑफ एसेट में नील वैल्यू पे आएगी और उस पर हम अगर नील वैल्यू है, ब्लॉक में कोई वैल्यू नील है तो उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं हो सकता। सेकेंडली हम एक एग्जाम्पल से इसको कवर कर लेते हैं। 5-4 डेट है, मोड ऑफ कैश है और टोटल 30,000 की पेमेंट हुई, तो सिंगल डेज में 10,000 से ऊपर की पेमेंट हुई तो ये ब्लॉक में वैल्यू इसकी नील की जाएगी। 5-4 से 15,000 कैश की पेमेंट हुई, हर दिन 10,000, तो वहाँ पे हमने मेनली इम्फेसिस किया पर डे। सिंगल डे में 10,000 से ऊपर है तो वहाँ कवर हो रहा है, अगर पर डे 10,000 की पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ कवर नहीं होएगा और ये 1,10,000 ब्लॉक में ऐड हो जाएगा और इस पर हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं।
अब 25,000 को चेक दिया तो फिर कैश की बात ही नहीं हुई, ये भी WDV का पार्ट हो जाएगा। अब बात आई कि ऊपर वाले सबसे पहले एग्जाम्पल में कि 30,000 की पेमेंट हमने सिंगल डे में की, तो उससे हमें क्या लॉस हुआ, सेसी को क्या लॉस हुआ, तो उसका पहले फर्स्ट लॉस है कि उसकी वैल्यू नील हो गई, ब्लॉक में वैल्यू गई नील, तो वो उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता। सेकेंडली प्रॉफिट, जब भी एसेट को सेल करेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील रहेगी, तो जितने में सेल होगा वो सारा उसका इनकम का पार्ट बन जाएगा, तो दोनों तरफ नुकसान है, तो इस चीज़ को बड़ा ही ध्यान से करना चाहिए। अब बात आई कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल, वहाँ पे 10,000 की लिमिट है, तो उसमें कोई छूट भी है, तो प्रैक्टिकल सिनेरियो के अकॉर्डिंग रूल 6DD में कुछ छूट दी गई है कि जैसे एम्प्लॉय टेम्परेरी पोस्टेड है और वहाँ पे बैंक की फैसिलिटी नहीं है, या पेमेंट बहुत ज़रूरी है और आज हॉलीडे है तो पेमेंट अलाउड है, लेकिन इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि मस्ट बी जेन्युइन, अगर जेन्युइन नहीं है छूट नहीं मिलेगी, अदरवाइज तो हर एसएससी संडे को ही पेमेंट करता रहेगा। तो इस चीज़ में ये चीज़ बड़ी मैटर करती कि वो ट्रांजेक्शन जेन्युइन हो और बैंक की हॉलीडे में फॉल कर रहा है तो इसमें हमारा कोई डिफॉल्ट नहीं है। ये इसमें एजेंट को पेमेंट करनी हो, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फॉर ऑन बिहाफ ऑफ एसएससी, या विलेज में कोई काम हो रहा है, गांव वगैरह में कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है और वहाँ पे बैंक की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे कोई कैश की पेमेंट हो सकती है। या जनरली जो हमारे नॉर्मल यूज होता है पेमेंट मेड टू, कोई फार्मर को पेमेंट करनी है, चाहे फार्मर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिश प्रोडक्ट के लिए या हॉर्टिकल्चर के लिए। साथ में फॉरेन करेंसी का कि ऑथराइज्ड मनी एक्सचेंजर से हम ले करवा रहे हैं, तो या फिर पेमेंट फॉर प्रोक्योरिंग प्रोडक्ट कॉटेज इंडस्ट्री के लिए जो विदाउट एड ऑफ पावर या इलेक्ट्रिकल पावर के बिना काम कर रही है, या पेमेंट मेड टू RBI बैंक में तो हम कुछ ही करा सकते हैं, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या गवर्नमेंट का कोई लीगल टेंडर हो, उसकी फ्रेमिंग ऐसी हो कैश में ही पेमेंट होनी है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें आ सकती है कि जिसमें हमें छूट भी है। इसमें एक मेन ये भी है कि वेयर एम्प्लॉयर एसएससी को पेमेंट कर रहा है या लीगल हायर को इन कनेक्शन टू रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, रिटैचमेंट कोई भी हो, 50,000 तक की उसमें छूट है। अब बात रही कमीशन एजेंट में एक दिक्कत आती है कि जेफॉर्म लोग काट देते हैं 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का, तो अगर सर आपने 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का जेफॉर्म काटा है तो आपको पेमेंट बाय बैंक करनी पड़ेगी। रूल 6DD में आपको छूट मिली है कि आप कैश में पेमेंट कर सकते हो फार्मर को, लेकिन रूल 269 ST सब पे एप्लीकेबल है, तो 2 लाख की लिमिट वहाँ पे आके हिट हो जाती है। तो उस केस में आपको 2 लाख का जेफॉर्म होने के बाद आपको पेमेंट बाय बैंक ही करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, अदरवाइज उस जमींदार पे या फार्मर पे 2 लाख की पेनल्टी आ जाएगी। मोस्टली हमने इस वीडियो में सभी ट्रांजेक्शन कवर कर ली कि लोन, डिपॉजिट, इनकम टैक्स में या रीपेमेंट ऑफ लोन भी आ गया, कैश एक्सपेंस भी आ गया, कैश में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ले लिए हम, और जो रिलैक्सेशन रूल 6DD हमें देता है वो भी हमने कवर कर ली। तो होपफुली हमने मोस्टली चीज़ें इसमें कवर कर ली। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।